देखिए अपन इसमें पीएन संधि डायोड और पीएन संधि बनाने की मौलिक विधियां अपन जान चुके थे कि किस प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को अपन परस्पर मिलाकर के पीएन संधि का निर्माण कर रहे थे। अब जो अपन जानेंगे वो है संधि जो बनेगी उस संधि तल पर क्या क्रिया होती है और अवक्षेष क्षेत्र है क्या। देखो सिंपल टॉपिक है लेकिन एक्चुअली समझने का टॉपिक है। सब कुछ इस डायग्राम से ही एक्सप्लेन हो जाएगा जो अपन डायग्राम समझेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन हैंड डाल रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास संधि तल पर क्रिया। संधि तल पर क्रिया एवं अवक्षेष क्षेत्र। संधि तल पर क्रिया एवं अवक्षेष क्षेत्र, देखो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का टॉपिक है, ज़्यादा कठिन है नहीं, सिंपल टॉपिक है। अब किस तरह से क्या क्या है वो चीज़ें अब अपन इस पे ध्यान देंगे। देखो अब देखो संधि तल पर यानी कि जहां पर P और N प्रकार के अर्धचालक को अपन मिला रहे हैं वहां पर क्या और किस प्रकार की क्रिया होती है, इसको सबको अपन इस एक डायग्राम से जानेंगे। बस ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। यहां जैसे मैंने यहां ले लिया है कि यहां P टाइप का अर्धचालक है और इस ओर है यहां N टाइप का अर्धचालक। यहां तो है P टाइप, P और N टाइप के अर्धचालक को अपन मिला रहे हैं। आपको पता है कि P प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसके अंदर ऋणायन स्थिर होते हैं और धनायन जो है वो गतिमान होते हैं, यानी बहुसंख्यक धनायन होते हैं। तो देखो ये ऋणायन स्थिर है, ये धनायन ही हो गया, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से अपन इसका प्रदर्शन कर रहे थे। ये अपन पढ़ चुके हैं कि P प्रकार के अर्धचालक को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसके अंदर स्थिर ऋणायन होते हैं और धनायन इसके अंदर क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, गतिमान वाली स्थिति में होते हैं। लेकिन N प्रकार के अर्धचालक में इसका ऑपोजिट होता है। वहां पर क्या होते हैं कि धनायन स्थिर होते हैं और ऋणायन इसमें बहुसंख्या के रूप में होते हैं और ये गतिमान होते हैं। देखो स्थिर धनायन है और ऋणायन इसमें क्या है, गतिमान है। ये अपन इनके क्रिस्टलों के प्रदर्शन में इसको पढ़ चुके हैं कि N प्रकार के क्रिस्टलों किस प्रकार दर्शाते हैं, P प्रकार के क्रिस्टल को किस प्रकार से अपन प्रदर्शित करते हैं। ये लीजिए, तो यहां P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक को अपन ने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब दोनों को मिलाते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि यहां इसके ये जो पॉजिटिव पार्ट है धनायन है और इधर ऋणायन है, ये आपस में क्रिया करके ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। यानी ये वाला भाग उदासीन क्षेत्र के रूप में आ जाएगा जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी नहीं। ये उदासीन एक परत बन गई, इस परत को कहेंगे अवक्षेप परत और ये क्षेत्र कहलाएगा अवक्षेप क्षेत्र। अब देखिएगा यहां पर होता क्या है, इधर से धनायन इस ओर जाने का प्रयास करेंगे, P प्रकार के अर्धचालक की ओर से इधर से धनायन इधर N प्रकार की ओर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे, जिसे अपन विसरण कहते हैं। तो ये धनायन जब अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी P प्रकार के अर्धचालक से N प्रकार के अर्धचालक की ओर ये जाएंगे, लेकिन यहां पर जो स्थिर धनायन है ये इसे क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। फलस्वरूप यहां पर ये ऋणायन ही बना रहेगा P प्रकार के अर्धचालक में इस ओर। ठीक इसी प्रकार से N प्रकार के अर्धचालक के उच्च सांद्रता वाले इलेक्ट्रॉन इस ओर गति करेंगे,
पी प्रकार के अर्धचालक की ओर। लेकिन ये जो स्थिर ऋणायन है ये इन्हें क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, फलस्वरूप एक आवेश रहित ये क्षेत्र बन गया। अब ये जो आवेश रहित अपने पास ये जो क्षेत्र बन गया है, इस आवेश रहित क्षेत्र को ही कहा जाएगा अवक्षय क्षेत्र। ये आवेश रहित क्षेत्र है, ये बन गया है अवक्षय क्षेत्र। ये अपने पास अवक्षय क्षेत्र बन गया। अब आप इसमें देखिएगा कि इस अवक्षय क्षेत्र के अंदर P भाग में स्थिर ऋणायन है और N भाग के अंदर स्थिर धनायन है। यानी कि P वाले भाग के अंदर, जबकि P का मीन्स पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर इधर क्या आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है, तो यहां ऋण विभव उत्पन्न होगा और यहां क्या होगा, धन विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो एक और ऋण विभव और दूसरी ओर क्या होगा, धन विभव होगा, जिससे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इस विभवांतर को कहा जाएगा विभव प्राचीर, यानी कि बैरियर पोटेंशियल। विभव प्राचीर ही इसे कहेंगे, या इसे अपन कहेंगे संपर्क विभव, यानी कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इसे कहेंगे। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो विद्युत क्षेत्र होगा EB। तो ये तो हो गया विद्युत विभव VB, अपन इसे VB के द्वारा दर्शाएंगे। आप इसे ले सकते हैं ऐसे, ये इस तरफ है माइनस, ये है प्लस, ये हो गया है विद्युत विभवांतर VB। और विद्युत क्षेत्र हमेशा होता है प्लस से माइनस की ओर। तो यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा EB, उसकी डायरेक्शन होगी ये। बस इस डायग्राम को आपको याद रखना है कि किस प्रकार से क्रिया हो रही है। वापिस से देखिएगा, अपन ने P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक को मिलाया, मफल भट्टी के अंदर इनको अपन मिक्स करते हैं और एक PN संधि बनाई। तो PN संधि में आपने क्या देखा कि P प्रकार के अर्धचालक के यहाँ इधर जो पॉजिटिव पार्ट था, इधर जो नेगेटिव था, आपस में क्रिया करके कैसे हो गए, उदासीन। और एक ये क्या बन गया, अवक्षय क्षेत्र बन गया। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन कहेंगे अवक्षय क्षेत्र। ये अपने लिए क्या है, अवक्षय क्षेत्र बन गया, जिसके अंदर केवल स्थिर ऋणायन और स्थिर धनायन है, यानी उदासीन क्षेत्र हो गया। इसमें P वाले भाग की ओर ऋणायन है, जिसके कारण ऋण विभव उत्पन्न होगा, और जो N वाला भाग है वह धनायन है, स्थिर धनायन, जिनके कारण धन विभव होगा। और इससे जो विभवांतर होगा वो विभव प्राचीर VB कहलाएगा, और विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, EB हो गया। तो अब इन पॉइंट को अपन नोट कर लें। इस डायग्राम से जो अपन ने जाना है, इसी को अपन को नोट करना है। और यह जो परत बन गई, इस परत को कहेंगे अपन अवक्षय परत कहेंगे। तो देखिएगा, ये तो अवक्षय क्षेत्र अपन ने लिख दिया है। अब अपन कह सकते हैं N भाग में बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन, N भाग के इलेक्ट्रॉन होंगे, N भाग के बहुसंख्यक, N भाग के बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स। N भाग के बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स तथा P भाग के बहुसंख्यक धारावाहक होल्स, या इन्हें अपन कोटर भी कह सकते हैं, धारावाहक होल्स। N भाग में बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स तथा P भाग में, ये मैं कर देते हैं, N भाग में बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स तथा P भाग में बहुसंख्यक धारावाहक होल्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। P भाग के अंदर तो कौन है, आप देखो होल हैं बहुसंख्यक, और N भाग में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भाग में होते हैं।
अब देखो, अधिक सांद्रता के कारण होते हैं, अधिक सांद्रता के कारण, अधिक सांद्रता के कारण p भाग की ओर, अधिक सांद्रता के कारण n भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन, अधिक सांद्रता के कारण n भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, n भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे, इस ओर आएंगे। अधिक सांद्रता के कारण n भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स p भाग की ओर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स p भाग की ओर एवं p भाग के कुछ होल्स, एवं p भाग के कुछ होल्स, p भाग के कुछ होल्स n भाग की ओर विस्तृत होते हैं। कुछ होल्स n भाग की ओर, n भाग की ओर विस्तृत होते हैं। देखिए मैंने क्या क्या लिखा, n भाग में बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा n भाग में बहुसंख्यक धारावाहक होल्स होते हैं। क्लियर। अधिक सांद्रता के कारण n भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स p भाग की ओर एवं p भाग के कुछ होल्स n भाग की ओर क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स, ये इलेक्ट्रॉन तथा होल्स संधि के दोनों ओर, होल्स संधि के दोनों ओर, ये इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स संधि के दोनों ओर कुछ दूरी तक, संधि के दोनों ओर कुछ दूरी तक, ये इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स संधि के दोनों ओर कुछ दूरी तक एक दूसरे से संयुक्त होकर, कुछ दूरी तक एक दूसरे से, कुछ दूरी तक एक दूसरे से संयुक्त होकर उदासीन हो जाते हैं, संयुक्त होकर उदासीन हो जाते हैं। देखिएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर से होल्स इधर आएंगे, लेकिन एक दूसरे से संयुक्त होकर के कैसे हो गए, उदासीन हो गए। यही पॉइंट हमने लिखा है, कुछ दूरी तक एक दूसरे से संयुक्त होकर उदासीन हो जाते हैं। और इस क्षेत्र को उदासीन हो जाते हैं, और इस क्षेत्र को, जो ये भाग है, और इस क्षेत्र को धारावाहक रहित बना देते हैं। जहां पर ये मिले, इस क्षेत्र में आप देखो कोई भी धारावाहक नहीं है, और इस क्षेत्र को धारावाहक रहित, और इस क्षेत्र को धारावाहक रहित बना देते हैं। इस क्षेत्र को ही अपन क्या कहते हैं, अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, बना देते हैं। इस क्षेत्र को ही, जो कि धारा आवेश वाहित रहित है, इस क्षेत्र को ही अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र, यानी यो कह सकते हैं डिप्लेशन रीजन। इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र या डिप्लेशन रीजन कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो देखिएगा क्या मैंने कहा कि p भाग में बहुसंख्यक कोण है, होल है, n भाग में बहुसंख्यक कोण है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपनी उच्च सांद्रता के कारण p भाग के होल इस तरफ जाएंगे और उच्च सांद्रता के कारण इस भाग के, n भाग के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। दोनों कुछ दूरी तक एक दूसरे से संयुक्त होकर के एक धारावाहक रहित क्षेत्र बना देते हैं। इस धारावाहक रहित जो क्षेत्र है, इसी को कहते हैं अपन अवक्षय क्षेत्र। तो यही मैंने लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स संधि के दोनों ओर कुछ दूरी तक एक दूसरे से संयुक्त होकर,
एक दूसरे से संयुक्त होकर उदासीन हो जाते हैं और इस क्षेत्र को धारावाहक रहित बना देते हैं। इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, डिप्लेशन रीजन या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। एवं एक मुक्त रहित परत को कहते हैं, एवं इस क्षेत्र को तो अपन अवक्षय क्षेत्र कह दिया, और जो मुक्त आवेश रहित जो परत होती है उसे कहते हैं अवक्षय परत। एवं मुक्त आवेश रहित परत को, एवं मुक्त आवेश रहित परत को अवक्षय परत, को अवक्षय परत यानी कि डिप्लेशन लेयर कहते हैं। को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये डिप्लेशन लेयर को भी अपन ने यहां पर क्या कर दिया, डिफाइन कर लिया। तो अपन एक तरह से अगर एग्जाम में केवल डेफिनेशन जाननी हो तो देखो सिंपल डेफिनेशन जो कह सकते हैं, अर्थात तो अवक्षय क्षेत्र हुआ क्या, पीएन संधि का वह क्षेत्र जिसमें स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन होते हैं, वही क्या है, अवक्षय क्षेत्र है। यो भी अपन कह सकते हैं। तो देखो, अर्थात पीएन संधि का वह क्षेत्र, अर्थात पीएन संधि का वह क्षेत्र जिसमें स्थिर धनायन, वह क्षेत्र जिसमें स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन, स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन। तो देखो, पीएन संधि का वह क्षेत्र जिसमें स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन पाए जाते हैं, पीएन संधि का वह क्षेत्र, पीएन संधि का वह क्षेत्र जिसमें स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन पाए जाते हैं, अवक्षय परत कहलाती है। पाए जाते हैं, अवक्षय परत कहलाती। ये अपन ने इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है। अब देखिएगा, अब इसके बाद यहां तक की अपन ने बात लिख दी। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो अवक्षय परत अपने पास बन गई है, अवक्षय क्षेत्र अपने पास आ गया है। अब इधर से पी भाग के जो होल इधर जाने का प्रयास करेंगे, उनको एन भाग की ओर के स्थिर धनायन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। और इस एन भाग की ओर के जो ऋणायन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पी भाग की ओर जाने का प्रयास करेंगे, तो उनको अवक्षय क्षेत्र के जो स्थिर ऋणायन है वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। फलस्वरूप जो अवक्षय परत है उसके एक ओर अपन क्या देखते हैं, अवक्षय क्षेत्र में एक ओर तो क्या स्थिर ऋणायन हो गया और एक तरफ क्या हो गया, स्थिर धनायन हो गया, जिससे यहां ऋण विभव हो जाएगा या धन विभव, जिससे एक विभवांतर क्या उत्पन्न हो जाएगा, वीबी। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट, ऐसे कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इससे आगे के पॉइंट अपन और डिस्कस करते हैं, एक बार नोट कीजिएगा आप इसे। देखिएगा आगे, तो ये मैंने कह दिया कि इसे अपन क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहलाती है, अवक्षय परत कहते हैं। फिर आगे देखिएगा, अपन क्या कह सकते हैं कि अवक्षय परत के एन भाग की ओर के, अवक्षय परत के एन भाग की ओर के, अवक्षय परत के एन भाग की ओर के स्थिर धनायन, आप गौर कर लो,
n भाग की ओर कौन है? स्थिर धनायन। n भाग की ओर के स्थिर धनायन अवक्षय परत के n भाग की ओर के स्थिर धनायन p भाग से आने वाले होल्स को प्रतिकर्षित करते हैं। आने वाले होल्स को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिएगा, अवक्षय परत के n भाग की ओर के, ये n भाग, ये रहा, n भाग की ओर के स्थिर धनायन, ये स्थिर धनायन हो गए। p भाग से आने वाले होल्स को, ये p भाग से जो होल इधर आएंगे उनको क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से n भाग से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किस भाग की ओर? p भाग की ओर, उनको p भाग की ओर जो स्थिर ऋणायन है ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो मैंने ये लिख दिया को प्रतिकर्षित करते हैं, आने वाले होल्स को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार p भाग के करते हैं, इसी प्रकार p भाग के, इसी प्रकार p भाग के स्थिर ऋणायन, p भाग के स्थिर ऋणायन n भाग से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, n भाग से आने वाले इलेक्ट्रॉन को, स्थिर ऋणायन n भाग से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपने देख लिया कि p भाग के स्थिर ऋणायन n भाग से आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, और उसी प्रकार से n भाग के स्थिर धनायन p भाग से आने वाले होल्स को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये अपन ने दोनों पॉइंट इसमें लिख दिए, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे क्या होगा? संधि के p भाग में ऋणायन की अधिकता प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे संधि के p भाग में देखो ऋणावेश आ जाएगा और n भाग में क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जिससे संधि के p भाग में ऋणावेश की, जिससे संधि के p भाग में ऋणावेश की अधिकता जिससे संधि के p भाग में ऋणावेश की अधिकता एवं यूं कह सकते हैं p भाग ऋणावेश की अधिकता के कारण, जिससे संधि के p भाग में ऋणावेश की अधिकता के कारण, p भाग में ऋणावेश आ गया, ऋणावेश की अधिकता के कारण ऋण विभव एवं n भाग में धनावेश की अधिकता के कारण, एवं n भाग में धनावेश की अधिकता के कारण, धनावेश की अधिकता के कारण धन विभव उत्पन्न हो जाता है, के कारण धन विभव उत्पन्न हो जाता है। तो अपन ने देखा कि एक भाग की ओर तो ऋण विभव उत्पन्न होगा और एक भाग की ओर क्या होता है? धन विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अवक्षय परत के अवक्षय परत के आप देख लो, इस प्रकार अवक्षय परत के सिरों के मध्य विभवांतर, इस प्रकार अवक्षय परत के
सिरों के मध्य विभवांतर VB एवं विद्युत क्षेत्र EB उत्पन्न हो जाता है। VB एवं विद्युत क्षेत्र EB उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अवक्षय परत के सिरों के मध्य विभवांतर VB एवं विद्युत क्षेत्र EB क्या है, उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विभवांतर को ही मैंने क्या कहा था, विभव प्राचीर या अवरोधी विभव कहते हैं। तो देखो उत्पन्न हो जाता है, इस उत्पन्न विभवांतर को, इस उत्पन्न विभवांतर को, जो विभवांतर VB है, अवरोधी विभव, अवरोधी विभव यानी कि बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर या संपर्क विभव, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कहते हैं। इस विभव को ही क्या कहेंगे अपन, अवरोधी विभव, बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। तो इसका मतलब अपन इसे एक इस तरह से भी कह सकते हैं, अर्थात इसकी एक डेफिनेशन अपन दे सकते हैं, इन वन वर्ड अपन जिसे कहें तो ये कह सकते हैं अवक्षय परत में स्थिर धनायनों, अवक्षय परत में स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन, अवक्षय परत में स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन, अवक्षय परत में स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन के सांद्रण के कारण, अवक्षय परत में स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन के सांद्रण के कारण, तो देखिए क्या लिखा मैंने, अर्थात अवक्षय परत में स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन, स्थिर धनायनों कर देते हैं, स्थिर धनायनों तथा स्थिर ऋणायनों के सांद्रण के कारण, अवक्षय परत के कारण तो देखिए क्या कहा मैंने, अवक्षय परत में स्थिर धनायनों तथा स्थिर ऋणायनों के सांद्रण के कारण अवक्षय परत में, सांद्रण के कारण अवक्षय परत दोनों सतहों के मध्य उत्पन्न, यूं कह सकते हैं अवक्षय परत, सांद्रण के कारण अवक्षय परत के दोनों सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, अवक्षय परत में स्थिर धनायनों तथा स्थिर ऋणायनों के सांद्रण के कारण अवक्षय परत के दोनों सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विभव प्राचीर कहलाता है। ये लीजिए सिंपल डेफिनेशन अपन ने दे दी है, यही क्या कहलाता है, विभव प्राचीर कहलाता है। और देखो इसका मान अर्धचालक जो अपन ने बनाया है उसमें अपद्रव्य की जो मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अर्धचालक के प्रकार पर भी निर्भर करता है। सिलिकॉन का अगर अपन डायोड काम में ले रहे हैं तो इसके लिए इस विभव प्राचीर का मान होता है 0.7 वोल्ट, और अगर अपन जर्मेनियम का ले रहे हैं पीएन संधि डायोड तो उसके लिए विभव प्राचीर का मान होता है 0.3 वोल्ट, और आदर्श डायोड के लिए ये मान माना जाता है 0। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा यहाँ तक का,
देखिए मैं एक बार इसे रिपीट कर दूं फटाफट से। अवक्षय परत के n भाग की ओर के स्थिर धनायन p भाग से आने वाले होल्स को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार p भाग के स्थिर ऋणायन n भाग से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे संधि के p भाग में ऋणावेश की अधिकता के कारण ऋण विभव एवं n भाग में धनावेश की अधिकता के कारण धन विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अवक्षय परत के सिरों के मध्य विभवांतर VB एवं विद्युत क्षेत्र EB उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विभवांतर को अवरोधी विभव यानी बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। अर्थात अवक्षय परत में स्थिर धनायनों तथा स्थिर ऋणायनों के सांद्रण के कारण अवक्षय परत के दोनों सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही वास्तव में क्या कहलाता है? विभव प्राचीर कहलाता है। अब इससे आगे के पॉइंट अपन लिख लें कि ये जो विभव प्राचीर है वो एक तो सांद्रण पर डिपेंड करता है, यानी कि जो अपने मिलावट कर रहे हैं, एक ये अर्धचालक के प्रकार पर निर्भर करता है, या यूं कह सकते हैं सांद्रण से मतलब है अपद्रव्य जो अपन मिला रहे हैं उस पर। और फिर मैंने बताया कि ये अर्धचालक के प्रकार, यानी कि सिलिकॉन का है तो इसका मान 0.7 वोल्ट होगा, अगर जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 होगा, और आदर्श डायोड के लिए इसका मान क्या होगा? 0 होगा। एक बार आप नोट कीजिएगा। एक देखो, अगर इस विभव प्राचीर का मान अगर अपन वोल्टमीटर लगा के अगर ज्ञात करना चाहें तो वो मान इसमें कभी भी ज्ञात करना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्थिर धनायन है और स्थिर क्या है? इसमें ऋणायन है, इस कारण से। देखिएगा यहां मैंने लिख दिया है, अब इसमें लिख सकते हैं कि विभव प्राचीर अपन कहते हैं, लिख दें अपन विभव प्राचीर का मान, विभव प्राचीर VB का मान इसमें कह सकता हूं अर्धचालक के प्रकार और अपद्रव्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। का मान अर्धचालक के प्रकार एवं अपद्रव्य मतलब जिस पदार्थ की अपन मिलावट करते हैं उसे अपन अपद्रव्य कहते हैं, और जिसमें मिलावट करते हैं उसे अपन डोप्ड कहते हैं, और मिलाने की क्रिया को मादन या अपमिश्रण या उसे अपन कहते हैं डोपिंग। तो देखिए, अर्धचालक के प्रकार एवं अपद्रव्य के सांद्रण पर निर्भर करता है। अपद्रव्य के सांद्रण पर निर्भर करता है, के सांद्रण पर निर्भर करता है। ये आप स्पेशली याद रखिएगा भाई कि इसका मान, विभव प्राचीर का मान किस किस पर निर्भर करता है? अर्धचालक के प्रकार और अपद्रव्य के सांद्रण पर निर्भर करता है। देखें कैसे, अगर मैं इस VB के मान को देखूं, अगर मैं बात करूं कि सिलिकॉन डायोड के लिए, तो देखो मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूं, फॉर सिलिकॉन डायोड के लिए इसका मान है 0.7 वोल्ट। फॉर जर्मेनियम डायोड इसके लिए इसका मान 0.3 वोल्ट। फॉर आइडियल डायोड, आदर्श डायोड की मान बात करें तो ये होता है 0 वोल्ट। तो आपने गौर कर लिया कि ये अर्धचालक के प्रकार पर और अपद्रव्य के सांद्रण पर ये मान क्या करता है? निर्भर करता है, जो अपन अलग अलग है। अब देखो, अवक्षय परत की जो मोटाई होती है कुछ माइक्रोन की होती है, लगभग 1 माइक्रोमीटर अपन मान सकते हैं। 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई कुछ माइक्रोन की होती है, यानी कुछ माइक्रोमीटर की कोटि की होती है अवक्षय परत की मोटाई।
अवक्षय परत की दोनों सतहों के मध्य अगर अपन वोल्टमीटर को जोड़ें तो वहां विभव प्राचीर का मान अपन को वोल्टमीटर से पता नहीं चलेगा। तो ये भी पॉइंट अपन लिख सकते हैं, यानी यूं कह सकते हैं अपन इस पॉइंट के लिए स्पेशली यूं कह दें कि अवक्षय परत की दोनों सतहों के मध्य, अवक्षय परत की दोनों सतहों के मध्य वोल्टमीटर जोड़कर, सतहों के मध्य वोल्टमीटर जोड़कर, अवक्षय परत की दोनों सतहों के मध्य वोल्टमीटर जोड़कर विभव प्राचीर का मापन नहीं किया जा सकता। वोल्टमीटर जोड़कर विभव प्राचीर का मापन नहीं किया जा सकता, इसका अपन मापन नहीं कर सकते स्थिर आयनों के कारण। क्यों नहीं कर सकते अपन कारण लिख सकते हैं ब्रैकेट में चाहे तो, स्थिर आयनों के कारण ऐसा संभव है। ध्यान रखना कारण भी मैंने लिख दिया है, क्यों नहीं संभव है, स्थिर आयनों के कारण उसका मापन नहीं किया जा सकता। और अवक्षय परत में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी कोटि होती है लगभग 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो अपन कह सकते हैं कि जो अवक्षय क्षेत्र के अंदर, यानी कह सकते हैं अवक्षय परत की दोनों सतहों के मध्य विभवांतर का मापन तो अपन देख लिया कि वोल्टमीटर से कर नहीं सकते। मोटाई भी अपन ने देख ली है कि कुछ माइक्रोन की होती है। अगर ये कुछ माइक्रोन की है, V अपने पास है, तो E का मान अपन निकाल सकते हैं। E बराबर क्या होता है, V/d, विभव और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य संबंध से। तो ये मान लगभग 10⁵ वोल्ट के आसपास आता है। तो मैं कह सकता हूं अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र की कोटि, अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र की कोटि लगभग 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर होती है, यानी कि लगभग इतनी विद्युत तीव्रता होगी। अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र की कोटि लगभग 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर की कोटि की होती है। फिर अपन इसी में बात करें, एक बार आप इसके इतना नोट कीजिएगा। फिर आगे अपन इसमें E और B, या यूं कह सकते हैं VB और EB के मध्य जो संबंध है वो भी अपन इसमें एक बार ज्ञात कर लें। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब देखिएगा, अगर मैं EB और VB में संबंध देखूं तो मैं कह सकता हूं कि रोधिका विभव VD, रोधिका विभव VB और रोधिका क्षेत्र EB एवं रोधिका क्षेत्र EB परस्पर निम्न सूत्र से संबंधित होते हैं। परस्पर निम्न सूत्र से संबंधित होते हैं। इनमें ये रिलेशन होता है EB = VB/d। यहां पर EB है विद्युत क्षेत्र, VB है विभव यानी कि रोधिका विभव जिसे अपन कहते हैं, और D है अवक्षय परत की मोटाई। अपन इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है वो भी अपन सोल्व करेंगे कि एक के अंदर E को ज्ञात करेंगे, एक के अंदर अपन क्या ज्ञात करेंगे, मोटाई को। तो 3 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। एक में आपको E और B दिया हुआ हो और D ज्ञात करवा ले जाए, एक के अंदर आपको D और V दिया हुआ हो, E ज्ञात करवा ले जाए, एक में आपको E और D दिया हो और VB ज्ञात करवा ले जाए। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो, ये तो अपन ने यहां पर इसका टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। यहां अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जिसको कि अपन नोट लगा के यहां लिख रहे हैं कि अगर इस पीएन जंक्शन की तुलना
अगर किसी कैपेसिटर, किसी कंडेंसर यानी संधारित्र से की जाए तो अपन किस भाग को क्या मान सकते हैं? आप देखो, संधारित्र में विपरीत आवेश वाली दो प्लेटें होती हैं, एक पर ऋणावेश, एक पर धनावेश। यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, विभव क्षेत्र के अंदर एक माइनस और एक प्लस आ रहा है, यानी सेम वही कंडीशन अपने पास आ रही है। तो मैं नोट लगा के लिख सकता हूं कि यदि पीएन संधि को या पीएन जंक्शन को कह सकते हैं, यदि पीएन संधि को एक संधारित्र के तुल्य माना जाए तो, यदि पीएन संधि को एक संधारित्र के तुल्य माना जाए तो देखिए कौन सा भाग क्या होगा। तुल्य माना जाए तो अवक्षय परत के दोनों ओर माना जाए तो अवक्षय परत के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आवेश, अवक्षय परत के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आवेश। यदि पीएन संधि को एक संधारित्र के तुल्य माना जाए तो अवक्षय परत के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आवेश और मध्य भाग परावैद्युत माध्यम माना जा सकता है, और मध्य भाग परावैद्युत माध्यम माना जा सकता है। ये लीजिए, अवक्षय परत के, यदि पीएन संधि को एक संधारित्र के तुल्य मान लिया जाए तो अवक्षय परत के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे और मध्य का भाग परावैद्युत माध्यम के रूप में माना जा सकता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लीजिए।